नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है नवनीत जेएमएच। और जो लोग भाई बहन हमारे जेएमएच न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए थे, चैनल हैक हो जाने के कारण आपको यूट्यूब पर चैनल नहीं दिख रहा होगा। उन लोगों से विशेष अनुरोध है कि जेएमएच न्यूज़ चैनल वाले जितने भी दर्शक हैं, नवनीत जेएमएच को सब्सक्राइब कर ले। आपको यहाँ पर वही खबरें मिलेंगी जो जेएमएच न्यूज़ में दी जाती हैं। अब आपको बताते हैं आज की खबर क्या है। आज की खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे लोग हमारे ये कहेंगे कि नई शिक्षा नीति तो पहले ही लागू हो चुकी है। आपको बता दें, नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। ये खबर 2 दिन 3 दिन पहले की है, लेकिन अभी भी हमारे मित्र हैं, उनके मन में संशय की स्थिति, आखिरकार नई शिक्षा नीति है क्या और आखिरकार इसके तहत क्या काम होंगे। आज इस खबर को पूरा देखिएगा, आपको हम एक एक बारीकी से बताएंगे नई शिक्षा नीति क्या है और आखिरकार इसमें कौन से अहम बदलाव हुए हैं और जिससे आज आप लोगों को फायदा होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। एक प्यार भरा लाइक जरूर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशनल ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसी अच्छी खबरें लाते रहें, और एक कमेंट अवश्य करिएगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए खबर की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें, 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन भी हुए थे, यानी कि 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था। अगर जो लोग जीके के शौकीन हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, भाई नोट करते चलिए। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों ने इसका मसौदा तैयार किया और जिसे प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ये आप ट्वीट देख रहे हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का। अब अहम बात आपको बताते, नई शिक्षा नीति 2020 में क्या अहम बदलाव हुए हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। बड़े ही गौर से सुनिएगा, प्रत्येक लाइन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा नई शिक्षा नीति अच्छी लगी आपको या फिर बेकार। कमेंट में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया दीजिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख बातें। पहली बड़ी बात जो है, नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। यानी कि देखिए, कहीं मलयालम, कहीं उर्दू, कहीं हिंदी, कहीं पंजाबी, जो भी मातृभाषाएं होती है उनकी पढ़ाई करनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट नहीं चाहता है तो भी ज़बरदस्ती एक विषय लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर चाहता है तो निश्चित तौर पर उसको दिया जाएगा, पहला प्रावधान। अब दूसरी बड़ी बात, साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा बड़ा फैसला, अभी स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा और इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। साथ ही नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अगला बड़ा फैसला, स्कूली पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह अब 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है और जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई। आपको बता दें, नई शिक्षा नीति का देश भर में स्वागत हो रहा है। और आप लोगों के मन में क्या लगता है, नई शिक्षा नीति कारगर है या फिर नहीं? कमेंट में यस या नो में जवाब अवश्य दीजिएगा। चलिए अब आगे आपको बताते, बहुत ही अहम फैसले, लगातार सुनते रहिएगा आप लोग और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली जो बड़ी बात निकल कर आ रही है, नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी होगी। बड़ी गौर समझिएगा इसको। नई प्रणाली जो बनी हुई है, प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा के साथ ही इसमें 3 साल की आंगनबाड़ी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए
3 साल की प्री प्राइमरी और पहली तथा दूसरी क्लास को रखा गया है। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्र केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख, समग्र विकास के कार्य के प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। आगे आपको बताते हैं जो बड़ा फैसला है, इसी के तहत पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए NEP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर जोर है। साथ ही NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा विकसित करेगा। स्कूलों में शैक्षिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वंचित समूह के शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक यानी कि NPST और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित कर दिया जाएगा। इसके लिए NCERT, SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञों संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन का ट्वीट है। नई शिक्षा नीति के बाद इन्होंने ट्वीट किया है और आभार व्यक्त किया है। अगला आपको बताते हैं इसके तहत क्या कार्रवाई होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये भी बहुत बड़ा जीके का क्वेश्चन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। इसका मतलब है कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। GDP का 6% हिस्सा शिक्षा में लगाने का लक्ष्य है, जो अभी 4.43% है। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिए जाएंगे और इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया जाएगा। आपको बता दें HECI के 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे। विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा नियामकी परिषद यानी कि NHERC, मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद यानी कि GEC, वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद यानी कि HEGC और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यानी कि NAC। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य है। पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम भी लागू किया गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आज की व्यवस्था में अगले 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती थी। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये भी बता दें नई शिक्षा नीति के छात्रों को ये आज़ादी भी होगी कि अगर वो किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा फैसला है। वहीं उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के लिए MA के साथ 4 साल के लिए डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं। उन्हें MPhil की ज़रूरत नहीं होगी।
वहीं शोध करने वालों के लिए पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। NRF का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। NRF स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा शासित होगा। आज हम आपको उच्च शिक्षा नीति को लेकर जो भी फैसले हुए हैं, कोई फैसले छोड़ेंगे नहीं। आपको महत्वपूर्ण जितनी जानकारियां होंगी सब जानकारियां आपको इस खबर में बताएंगे। अब बात करते हैं SC, ST, OBC और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास होगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आपको बता दें, ये पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित की जाएगी और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम यानी कि NETF बनाया जा रहा है। हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के एक व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिससे जब कभी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं होगा, वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और शिक्षा दोनों को ई शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए MHRD में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले। जाते जाते आपको एक अहम फैसला जो नई शिक्षा नीति में जोड़ा गया है वो भी बताते हैं। इसी के साथ ही फिर आप हमें कमेंट में बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी। सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और उन्हें जीवंत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन यानी कि IITI राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने के साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। तो आपको इस शिक्षा नीति कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। लगातार खबरें आपको हम देते रहते हैं। नवनीत JMH पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए। नमस्कार।